हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखो हमारा टॉपिक चल रहा था मारवाड़ का इतिहास और उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। देखो मारवाड़ के इतिहास की आज हमारी लास्ट कक्षा है और आज हम मारवाड़ के इतिहास को पूरा पढ़ लेंगे। और आज हम 3 से 4 शासक आपके सामने पढ़ने वाले हैं जो हमारे शासक बच चुके हैं। देखो लास्ट कक्षा में हमने किसके बारे में जाना था, तो लास्ट कक्षा में जब हमारी कक्षा हुई थी उस समय हमने जाना था जसवंत सिंह सेकंड के बारे में कुछ बातें जानी थी। और जसवंत सिंह सेकंड की राजस्थान में एक महत्वपूर्ण बात जानी थी कि इनके समय 1883 ईस्वी में जोधपुर कौन आए थे, दयानंद सरस्वती जी आए थे। और इनकी एक प्रेमिका थी। जसवंत सिंह सेकंड की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था नन्नी जान वेश्या। और नन्नी जान वेश्या के द्वारा दयानंद सरस्वती जी को क्या दे दिया गया था, जहर दे दिया गया था रसोइयों के साथ। जहर दे दिया गया था रसोइया जो था खाना बनाने वाला उसके साथ मिलकर। तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हो गई थी, तो ध्यान रखना इनकी मृत्यु आपके अजमेर में हो गई थी। 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में ऐसे चलता है कि इनको जोधपुर में क्या दिया गया था, जहर दिया गया था, तो इनकी जोधपुर में भी मृत्यु हो गई थी। ऐसा नहीं है। तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हुई थी आपके 1883 ईस्वी में आपके अजमेर में हुई थी। साथ में हमने ये भी बात की थी कि 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। कहाँ पर, मेवाड़ में की थी। और उसका जो अध्यक्ष बनाया था वो सज्जन सिंह को बनाया था। ठीक है। साथ में हमने ये भी बात की थी कि राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना किसने की है, कब की है, तो राजस्थान में जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी वो 1881 ईस्वी में अजमेर में हुई थी। साथ में इन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। साथ में शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, तो दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। साथ में हमने ये भी बात की थी कि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। कई बातें दयानंद सरस्वती जी की जानी थी। इनका जन्म जो है मोरबी टंकर गुजरात में हुआ था। बहुत सारी बातें हमने यानी कि दयानंद सरस्वती जी की सभी बातें हमने जान ली थी। देखो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। और कल हमने पढ़ा था जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड का एक पुत्र था जिसका नाम था सरदार सिंह। और सरदार सिंह को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है सरदार सिंह राठौड़ से। ठीक है। तो सरदार सिंह को पढ़ते ही, नाम आते ही हमारे दिमाग में एक बात उत्पन्न होनी चाहिए कि इनको कहते हैं कि पोलो के बेहतरीन खिलाड़ी। या ये क्या थे, तो ये पोलो के खिलाड़ी थे। किसके, पोलो के खिलाड़ी थे। जो सरदार सिंह है, जोधपुर के शासक सरदार सिंह थे, वो पोलो के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। और इन्होंने पोलो को क्या किया, जोधपुर में विकसित किया, उसको बढ़ावा दिया। जैसे ही उसको बढ़ावा दिया, पोलो को बढ़ावा दिया, उसके बाद में इनके समय और जोधपुर को क्या कहा जाने लगा, पोलो का घर कहा जाने लगा। पोलो का घर, यानी कि पोलो का घर किसको कहते हैं, तो राजस्थान में पोलो का घर आपके जोधपुर को कहते हैं। और किसके समय कहा जाने लगा था, तो सरदार सिंह राठौड़ के समय जोधपुर को पोलो का घर कहा जाने लगा था। अब देखो हमने बात की है कि इनके पिता का क्या नाम है, तो हमने अभी बात की है कि इनके पिता का नाम है आपके जसवंत सिंह सेकंड। इनके पिता का क्या नाम था, तो सरदार सिंह के पिता का नाम था जसवंत सिंह सेकंड। तो इन्होंने क्या किया, अपने पिता की याद में इन्होंने जसवंत थड़े का क्या करवाया था, जसवंत थड़ा का इसने निर्माण करवाया था। यानी कि जोधपुर के शासक सरदार सिंह ने अपने पिता की याद में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। और जसवंत थड़ा क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि जसवंत थड़ा को बोलते हैं राजस्थान का ताजमहल। किसको, राजस्थान का ताजमहल। और इसका जो निर्माण करवाया था 1906 ईस्वी में जसवंत सिंह की याद में सरदार सिंह ने जसवंत थड़े का निर्माण करवाया था। और इसको बोलते हैं राजस्थान का ताजमहल। अब यदि आपसे पूछ ले कि हाड़ौती का ताजमहल किसको बोलते हैं, तो अबली मीणी के महल जो बना हुआ है आपके कोटा में, यानी कि हाड़ौती का ताजमहल। हम यहीं पर और ताजमहलों की बात कर लेते हैं कि हाड़ौती का जो ताजमहल है वो किसको बोलते हैं, तो अबली मीणी का जो महल बना हुआ है, मीणी, ये कहां पर बना हुआ है, कोटा में। यानी कि अबली मीणी के महल को हाड़ौती का ताजमहल बोलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कांठल का ताजमहल।
कांठल का ताजमहल किसको बोलते हैं? कैसे कांठल, कैसे काका जी की दरगाह जो कहां पर बनी हुई है, प्रतापगढ़ में बनी हुई है, उसको बोलते हैं कांठल का ताजमहल। काका जी की दरगाह ये कहां पर बनी हुई है? आपके प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में बनी हुई है। तो ये आपके कुछ ताजमहल है। देखो यदि हम बात करें कि दक्षिणी भारत का ताजमहल, दक्षिणी भारत का ताजमहल कहां पर बना हुआ है? तो दक्षिणी भारत का जो ताजमहल बना हुआ है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में बना हुआ है। और किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। तो दक्षिणी भारत का ताजमहल कहां पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और औरंगाबाद महाराष्ट्र में कौन सा है? बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। और बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने करवाया था अपनी पत्नी की याद में, जिसका नाम था रबिया दुर्रानी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जिसको क्या बोलते हैं? ताजमहल की फुड़ नकल किसको बोलते हैं? तो जो बीबी का मकबरा बना हुआ है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, यानी कि रबिया दुर्रानी जो औरंगजेब की पत्नी थी उसका बना हुआ है। तो बीबी के मकबरे को ताजमहल की फुड़ नकल या बद्दी नकल कहते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना। और ताजमहल का एक और बात कर लेते हैं, हम यहीं पर बात कर लेते हैं कि ताजमहल का पूर्वगामी किसको बोलते हैं? ताजमहल का पूर्वगामी तो ये बोलते हैं आपके हुमायूं के मकबरे को। किसको बोलते हैं? तो ताजमहल का जो पूर्वगामी बोलते हैं हुमायूं के मकबरे को बोलते हैं। और ये कहां पर बना हुआ है? दिल्ली में बना हुआ है। तो ये कुछ ताजमहल है, इनको आप देख लेना। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो सरदार, देखो आगे चलते हैं। सरदार सिंह के बाद में शासक बनता है आपके सुमेर सिंह। यानी कि सरदार सिंह के बाद में शासक कौन बने? तो सरदार सिंह के बाद में आपके शासक बनते हैं सुमेर सिंह। और सुमेर सिंह की दो बातें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब दिल्ली में दरबार लगा, दिल्ली दरबार कब? 1911 ईस्वी में। कि 1911 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार लगा तो दिल्ली दरबार में किसने भाग लिया था? तो दिल्ली दरबार में आपके जोधपुर के शासक सुमेर सिंह ने भाग लिया था। साथ में आपको ध्यान रखना है कि 1911 ईस्वी में जब जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ उसमें किसने भाग लिया था? तो जोधपुर से आपके सुमेर सिंह ने भाग लिया था। तो एक बात तो हो गई ये 1911 ईस्वी की। दूसरी बात है कि प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का क्या किया था? इन्होंने सहयोग किया था। कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किसने किया था? तो सुमेर सिंह ने अंग्रेजों का क्या किया था? सहयोग किया था। तो देखो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ उसमें एक तो ये स्वयं चले गए, साथ में इनका एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था सर प्रताप। क्या नाम था? सर प्रताप। सर प्रताप को साथ में ले गए। साथ में जोधपुर लासर्स की एक टुकड़ी थी सेना की, उसको भी ले गए। किसको? जोधपुर लासर्स। जोधपुर लासर्स की एक टुकड़ी थी जिसको भी ये ले गए। अब देखो जैसे ही ये अंग्रेजों का सहयोग करते हैं, सहयोग किया प्रथम विश्व युद्ध में, तो प्रथम विश्व युद्ध में जब इन्होंने सहयोग किया तो अंग्रेज इनसे क्या होते हैं? अंग्रेज इनसे प्रसन्न होते हैं। इनको दो उपाधि देते हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा JCB। JCB की उपाधि किसने दी थी? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको JCB की उपाधि दी गई थी। साथ में लेफ्टिनेंट की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही इनको उपाधि दी गई थी। तो ये दो बातें हैं सुमेर सिंह की, थोड़ा सा ध्यान रखना कि दिल्ली दरबार में साथ में जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण में किसने भाग लिया था? सुमेर सिंह ने भाग लिया था। और पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग किसने किया था? जोधपुर के शासक सुमेर सिंह ने पहले विश्व युद्ध में सहयोग किया था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको क्या दिया गया था? तो इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा दो उपाधि दी गई थी। JCB की उपाधि दी गई थी, साथ में लेफ्टिनेंट की उपाधि दी गई थी। तो ये दो बातें थी इनकी। इनके बाद में शासक बनते हैं उमेद सिंह। कौन बने थे? उमेद सिंह। और उमेद सिंह के बाद में शासक बनते हैं हनुमंत सिंह। देखो हम उमेद सिंह की कुछ बातें करते हैं। तो उमेद सिंह को क्या बोलते हैं? तो उमेद सिंह को बोलते हैं मारवाड़ का शाहजहां। हम बात करते हैं उमेद सिंह की। उमेद सिंह राठौड़
क्या है, राठौड़। देखो हम बात करते हैं उमेद सिंह की, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं उमेद सिंह की। तो इनको बोलते हैं मारवाड़, मारवाड़ का शाहजहां। मारवाड़ का शाहजहां किसको बोलते हैं, तो मारवाड़ का शाहजहां आपके उमेद सिंह को बोलते हैं। अब देखो उमेद सिंह ने उमेद पैलेस बनाया था, उमेद पैलेस बनाया, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आपके छित्तर पैलेस। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उमेद सिंह ने उमेद पैलेस व छित्तर पैलेस का निर्माण करवाया, और ये कहां पर करवाया, तो ये किस पहाड़ी पर करवाया। ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने उमेद पैलेस का निर्माण आपके छित्तर पहाड़ी पर कि छित्तर पहाड़ी पर उमेद सिंह ने उमेद पैलेस का निर्माण करवाया था। और मारवाड़ का, साथ में इनको बोलते हैं कि मारवाड़ का आधुनिक निर्माता, कि मारवाड़ का आधुनिक निर्माता किसको कहते हैं, तो जोधपुर में मारवाड़ का आधुनिक निर्माता आपके उमेद सिंह को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब उमेद सिंह शासक बने उससे पहले मारवाड़ का नाम क्या था, तो मारवाड़ को कहा जाता था मारवाड़। लेकिन मारवाड़ को जोधपुर कब से कहा जाने लगा, तो ध्यान देना कि मारवाड़ को जोधपुर उमेद सिंह के शासन काल के बाद में ही मारवाड़ को जोधपुर कहा जाने लगा। इस कारण मारवाड़ का आपके आधुनिक निर्माता कौन है, तो मारवाड़ का आधुनिक निर्माता आपके उमेद सिंह को कहा जाता है। अब देखो इनकी एक बात और करना चाहिए कि इन्होंने, उमेद सिंह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया कि जवाई नदी पर इन्होंने जवाई बांध की स्थापना की थी। कहां पर, सुमेरपुर पाली में। ध्यान से सुनना कि उमेद सिंह ने जवाई नदी पर जवाई बांध की स्थापना की, और कहां पर की थी, सुमेरपुर पाली में की थी। अब जब सुमेरपुर पाली का नाम आपके सामने आया है तो तुम्हारे दिमाग में एक बात और उत्पन्न होनी चाहिए कि राजस्थान में सरसों की सबसे बड़ी मंडी कहां पर स्थित है, तो राजस्थान में सरसों की सबसे बड़ी मंडी जो स्थित है वो सुमेरपुर पाली में ही स्थित है। तो इसको हम लिखना चाहे कि इन्होंने जवाई नदी पर, किस पर, जवाई नदी पर इन्होंने जवाई बांध की क्या की थी, जवाई बांध की स्थापना। उमेद सिंह ने जवाई नदी पर जवाई बांध की स्थापना की थी। कहां पर, सुमेरपुर पाली में। सुमेरपुर पाली में जवाई बांध की स्थापना जवाई नदी पर की जाती है, किसके द्वारा, उमेद सिंह के द्वारा। अब देखो सुमेरपुर पाली का नाम आया है तो तुम्हारे दिमाग में यह चलना चाहिए कि राजस्थान में सरसों की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है, मंडी, कि राजस्थान में सरसों की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है, तो सुमेरपुर पाली में स्थित है। अब देखो जब संविधान सभा का गठन हुआ उस समय जोधपुर से उमेद सिंह ने अपना प्रतिनिधि किसको भेजा था, तो जयनारायण व्यास को अपना प्रतिनिधि भेजा था। तो थोड़ा सा ये बात आपको ध्यान रखना है। अब उमेद सिंह के बाद में शासक बन जाते हैं आपके हनुमंत सिंह। कौन बन जाते हैं, हनुमंत सिंह, यानी कि 1947 में शासक बने, 1952 तक ये शासक रहे थे। कौन, हनुमंत सिंह, हनुमंत सिंह। आजादी व एकीकरण के समय, आजादी 1947 से 1952 तक। देखो इनकी दो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आजादी व एकीकरण के समय जोधपुर का शासक कौन था, तो आजादी व एकीकरण के समय जोधपुर का शासक था आपके सामने हनुमंत सिंह। तो ये बात आपको लिखनी है कि आजादी व एकीकरण, आजादी व एकीकरण के समय जोधपुर का शासक कौन था, हनुमंत सिंह था। अब देखो हनुमंत सिंह के एक विचार थे कि हनुमंत सिंह आपके जोधपुर को किसमें मिलाना चाहता था। तो एकीकरण हो रहा है उस समय, रियासती विभाग के द्वारा एकीकरण किया जा रहा है, और एकीकरण हो रहा है उस समय हनुमंत सिंह के मन में एक विचार चल रहा था कि मैं जोधपुर को कहां पर मिलाना चाहता हूं, तो मैं जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाहता हूं। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता हूं।
तो जब इनके एकीकरण, इनको राजस्थान में मिलाने के लिए रियासती विभाग के द्वारा इन पर क्या दिया गया, प्रेशर दिया गया। और रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इनको समझाया गया, हनुमंत सिंह को। साथ में रियासती विभाग का एक सचिव था जिसका नाम था वीपी मेनन। क्या नाम था, वीपी मेनन। वीपी मेनन तथा पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इनको समझाया गया, तो इन्होंने क्या कर दिया, विलय पत्र यानी कि एकीकरण पर हस्ताक्षर किया। जब इन्होंने एकीकरण पर हस्ताक्षर किया तो ये क्या रखते थे, पेन पिस्टल, यानी कि ये क्या रखते थे, पेन और पिस्टल, एक ऐसा जुगाड़ रखते थे जिसमें पेन भी हुआ करता था, साथ में दूसरी तरफ उसके बंदूक हुआ करती थी। जब इन्होंने एकीकरण पर हस्ताक्षर किए तो वीपी मेनन की दिमाग या कनपट्टी पर इन्होंने क्या लगा दी थी, तो पेन पिस्टल इन्होंने लगा दी थी। थोड़ा सा ये ध्यान रखना। और ये किस में मिलना चाहते थे, तो ये मिलना चाहते थे आपके पाकिस्तान में। और इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था, क्या नाम था, कृष्णा कुमारी। इनकी पत्नी थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी, उसकी भी हम बात करते हैं। इनकी पत्नी थी कृष्णा कुमारी, विवाद वाली कृष्णा कुमारी अलग है, लेकिन इनकी पत्नी थी आपके कृष्णा कुमारी। अब ध्यान से समझना, कृष्णा कुमारी की जो मृत्यु हुई है वो 2018 में हुई है। कब हुई है, 2018 में हुई थी। और यह भारत की अंतिम क्या थी, राजमाता थी, अंतिम भारत की अंतिम राजमाता थी। थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तो हनुमंत सिंह की ये बात है। अब देखो 2-3 प्रश्न और हम जानना चाहे कि जोधपुर के जो राठौड़ थे, कि जोधपुर के जो राठौड़ राजा थे उनकी उपाधि क्या थी, राव थी। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर के जो शासक है वो अपने आगे नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते हैं, राव लगाते हैं, ठीक है। और मेवाड़ वाले क्या लगाते हैं, राणा या महाराणा लगाते हैं। अब देखो एक बात और करना चाहिए कि सूर्य नगरी किसको बोलते हैं, सूर्य नगरी। तो सूर्य नगरी बोलते हैं आपके जोधपुर को। किसको बोलते हैं, जोधपुर को। क्योंकि हम जोधपुर का अध्ययन कर रहे हैं तो कुछ बातें और जानना चाहेंगे कि जोधपुर वाले जो राठौड़ राजा है या शासक है वो अपने आगे नाम के आगे क्या उपाधि लगाते हैं, तो राव उनकी उपाधि है। क्या है, राव उनकी उपाधि है। साथ में सूर्य नगरी किसको बोलते हैं, जोधपुर को बोलते हैं। अब देखो एक बात और आती है कि राजस्थान की एकमात्र रियासत है, राजस्थान की एकमात्र रियासत है जिसको 2 बार खालसा भूमि घोषित किया गया था, कि राजस्थान की एकमात्र रियासत है जिसको 2 बार खालसा भूमि घोषित किया गया था। वो कौन सी थी, वो थी आपके जोधपुर। कि जोधपुर को 2 बार खालसा भूमि घोषित किया गया था। पहली बार जो खालसा भूमि घोषित किया गया था वो चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में किया गया था। इसके बाद में दूसरी बार जो जसवंत सिंह प्रथम। तो ध्यान रखना है कि जोधपुर को 2 बार खालसा भूमि, मुगल शक्ति के द्वारा, मुगल सत्ता के द्वारा जोधपुर को 2 बार खालसा भूमि घोषित किया गया था। पहली बार तो उनको चंद्रसेन के समय मृत्यु के बाद में, दूसरी बार उनको जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में जोधपुर का 2 बार खालसा भूमि घोषित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हमारा क्या खत्म होता है, जोधपुर का इतिहास खत्म होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप पढ़ते रहिएगा। हमने पूरा जोधपुर का इतिहास की लगभग 11 से 12 कक्षाएं हमारी हो चुकी है। अब देखो कल हम क्या पढ़ने वाले, कल के बारे में यदि हम बात करना चाहिए तो कल हम पढ़ेंगे, यानी कि हमने जोधपुर का इतिहास पूरा पढ़ लिया है, जोधपुर वाली शाखा पढ़ ली। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बीकानेर वाली शाखा और फिर पढ़ेंगे हम किशनगढ़ वाली शाखा, यानी कि लगभग हमारी 4 से 5 कक्षाएं होने वाली है इन 2 शाखाओं के अंदर। और अब हम कल क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम चर्चा करना चाहे तो हमने जोधपुर वाली जो शाखा हमने पढ़ी है, तो जोधपुर वाली शाखा के अब तक के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो उन प्रश्नों को हम कल लेकर आने की आपके सामने मैं कोशिश करूंगा। यानी कि जो भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं अब तक, उन प्रश्नों को क्या करेंगे हम कल आपके सामने हम हल करने वाले हैं। ओके, थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।